अभी ठीक है। आज कुछ लग रहा है प्रॉब्लम है सिस्टम में, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। नेटवर्क का तो इश्यू नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है सिस्टम कुछ हैंग कर रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकेंड और। ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हाँ यस सर। ठीक है, चलो। यस सर। तो मैंने जो प्रोविडेंट फंड है वो मेरे ख्याल से केवल दो, ये भी हो गया था शायद, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड शायद हो चुका है। ये फिर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या इशू है आज? स्क्रीन, ये मेरा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हैंग हो जा रहा है बार बार। फिर स्टार्टिंग से हो गया। मेरे ख्याल से प्रोविडेंट फंड तीनों कर लिए थे, या फिर शायद एक दो बचे हुए थे लास्ट वाले। सिस्टम कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने मॉर्निंग में क्लास लिया, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी ये इशू। अभी शायद ठीक है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड शायद हम लोग ने डिस्कस कर लिया होता, मैंने जैसे बताया था, देयर रिकॉग्नाइज्ड हो ही चुका था। स्ट्रेचरी प्रोविडेंट फंड भी मैंने बता दिया था। स्ट्रेचरी में क्या होता था, जब कुछ पार्ट उसका टैक्सेबल, सॉरी फुली एग्जेम्प्टेड है, चाहे वो लमसम अमाउंट हो या फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ वहाँ पर एग्जेम्प्टेड होगा। अगर मैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट आरपीएफ की बात करूँ तो उधर कुछ पार्ट उसका टैक्सेबल है, कुछ एग्जेम्प्टेड है। जहाँ मैंने बताया था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 12% और जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो 9.5%। इसके बाद हम लोग ने शायद थोड़ा बहुत बात की थी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, मुझे याद नहीं है, शायद हम लोग ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पर मैंने बताया था कि देयर आर कनेक्शन का प्रॉब्लम है कुछ, चलिए। these are these are not recognized by commissioner of income tax। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम इन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, हेंस नॉट टैक्सेबल इन द स्पेसिफिक ईयर। मतलब जब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जिस टाइम कर रहा है उस टाइम वो टैक्सेबल नहीं है। कब टैक्सेबल होगा, जब आपका वो फंड मैच्योर हो जाएगा, जब वो एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा, तो उस समय जब वो उसको लमसम अमाउंट मिलेगा, वो लमसम अमाउंट उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी की तरह ट्रीट की जाएगी और उसी तरह वो टैक्सेबल होगी। ठीक है।
उसके बाद शायद हम लोग ने पीपीएफ को शायद नहीं डिस्कस किया होता, बिल्कुल नहीं डिस्कस किया होता, तो वो मैं बता देता हूँ। अंडर पीपीएफ एनी इंडिविजुअल फ्रॉम पब्लिक वेदर इज इन एम्प्लॉयमेंट और नॉट मे कंट्रीब्यूट टू दिस फंड, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है या फिर नहीं है, लेकिन फिर भी वो, जैसे और सारे जो प्रोविडेंट फंड थे वहां पर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए तभी आप उस प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर पीपीएफ की बात करें तो ये एक ऐसा फंड है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, अगर एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, आप उधर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट से मतलब नहीं है तो यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी इंडिविजुअल होगा वो उधर कंट्रीब्यूट करेगा, कितना, द मिनिमम कंट्रीब्यूशन इज ₹500 पर मंथ। तो जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो ₹500 पर मंथ, पीपीएफ अकाउंट कोई भी ओपन करा सकता है, ठीक है। तो ₹500 मिनिमम कंट्रीब्यूशन हुआ और मैक्सिमम 1.5 लाख पर एनम, ठीक है। ₹5 पर एनम एंड 1.5 लाख पर एनम। द अमाउंट इज रीपेएबल आफ्टर 15 ईयर्स। तो वो जो अमाउंट, जो मतलब वो जो पीपीएफ आपका प्रोविडेंट फंड मेच्योर कब हो रहा है, आफ्टर 15 ईयर्स। तो रीपेएबल कब होगा, आफ्टर 15 ईयर्स। पीपीएफ कैन सर्व एज एन एक्सीलेंट रिटायरमेंट प्लानिंग saving tool for those who do not come under the pension scheme, ठीक है। द पीपीएफ ऑफर्स टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि 80C 80D, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो वहां पर ये जो है क्या होगा, जो भी पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, जो भी एम्प्लॉय या कोई इंडिविजुअल, एम्प्लॉय से मतलब नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल जो यहाँ पे पर कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा उसको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। एंड इंटरेस्ट अर्न इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो वहां पर जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं वो भी एग्जेम्प्टेड होगा और टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। ऑल द एलिजिबल विड्रॉल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है। जो भी विड्रॉल्स हैं, जो भी जब फंड मेच्योर हो रहा है उस समय भी जो भी पैसे मिल रहे हैं वो सारे एग्जेम्प्टेड हो गए, टैक्स फ्री हो गए, ठीक है। तो ये आपका प्रोविडेंट फंड हो गया। अब इस तरह से सारे आपके टॉपिक जो भी इनकम फ्रॉम सैलरी से थे, चाहे वो अलाउंसेस की मैं बात करूं, चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करूं, परक्यूजेट्स की मैं बात करूं, ठीक है, प्रोविडेंट फंड की मैं बात करूं या फिर डिडक्शंस की मैं बात करूं, ये सारे टॉपिक मैंने करा दिए इनकम फ्रॉम सैलरी से। आ, रही बात क्वेश्चंस की, तो वो हम लोग ने इंडिविजुअली हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस किए हुए हैं। एक क्वेश्चन जिसमें सारा टॉपिक हो वो हम लोग कर लेंगे ट्यूट क्लास में, अभी नहीं, ट्यूट क्लास में वो क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे सब कुछ उसमें होगा और उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास में, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। आज हम लोग दूसरा हेड स्टार्ट करते हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट का मुझे टाइम देना। फिर वही प्रॉब्लम शेयर होने में, क्या दिक्कत है यार। अच्छा अच्छा, ओके, पहले मुझे वो स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं वापस दूसरी फाइल शेयर करता हूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फाइन। हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद जो आपका, जैसे मैंने बताया था, देयर आर 5 हेड्स इन इनकम। income from salary, income from house property, income from business profession, capital gain and other sources, ठीक है। अ, एक से
तो अगर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी कुड बी योर होम, एन ऑफिस, अ शॉप, a building or some land attached to the building. एक सेकेंड यार, कॉलेज से बार बार कॉल आ रही, क्या प्रॉब्लम है? हेलो। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी could be your home, an office, a shop, a building, or some land attached to the building like parking lot. ठीक है, ये सारी चीजें हाउस प्रॉपर्टी में आती है। यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके पास हाउस प्रॉपर्टी है, एक या एक से ज्यादा है, ठीक है, और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, ठीक है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर तो भाई उस पर कोई आपका टैक्सेशन नहीं होगा क्योंकि आप खुद रह रहे हो उसमें। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, रेंटेड है, तो उस कंडीशन में आप वहाँ की उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे और जितनी भी वैल्यू निकल के आएगी वो टैक्सेबल अमाउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है, जैसे कि सपोज एक से ज्यादा मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो क्या होगा, पहले ऐसा था कि एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होने पर, लेकिन अगर वो सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हम एक को तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, बाकी सबको रेंटेड की तरह ट्रीट करेंगे और उनका टैक्सेशन होगा, उनकी टैक्स लायबिलिटी उनकी कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। और लेकिन अभी अभी क्या है, अभी ऐसा है कि आप दो दो हाउस प्रॉपर्टी को आपको अलाउ किया गया है कि आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हो, उससे ऊपर जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी होगी वो सारी टैक्सेबल होगी। क्लियर है? ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो हाउस प्रॉपर्टी में आपको इंक्लूड करना होता है, चाहे वो आपका घर हो सकता है, एन ऑफिस, अ शॉप, अ बिल्डिंग, और सम लैंड अटैच्ड टू द building like a parking lot. The income tax, the Income Tax Act does not differentiate between a commercial and residential property. ठीक है, तो दोनों को आपको ट्रीटमेंट एक ही होगा, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो उनका ट्रीटमेंट एक ही तरह उसी तरह होगा। ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। An owner for the purpose of income tax is its legal owner, someone who can exercise the rights of the owner in his own right and not on someone else behalf। मतलब वो उसकी ओनरशिप जो है उसी के हाथ में होनी चाहिए, ये नहीं किसी के बिहाफ उसको ओनरशिप मिली हुई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। When a property is used for the purpose of business or profession or for carrying out freelancing work, it is taxed under the income from बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, ठीक है। अगर वो वहां पर कोई बिजनेस या प्रोफेशन कुछ हो रहा है तो उस समय उसका टैक्सेशन किस हेड में होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक्सपेंसेस ऑन इट्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस आर अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। खैर उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, जैसे मैंने बताया कि या तो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी या रेंटेड यानी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करते हैं। A self-occupied house property is used for one's own residential purpose। अभी मैंने जैसे बताया, this may be occupied by taxpayers family, parents and or spouse or children। A vacant house property is considered as self-occupied for the purpose of income tax। ठीक है, वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट की जाएगी। Prior to
financial year 2019-20, if more than one self-occupied house property is owned by the taxpayer, only one is considered and treated as self-occupied property. ठीक है, तो अगर पहले क्या होता था, मतलब 2019-20 से, जैसे मैंने अभी बताया, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होने पर, इफ मोर देन वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय टैक्स पेयर, तो क्या होता था, केवल एक को आप कंसीडर करते थे सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह, ठीक है, एंड द रिमेनिंग आर एज्यूम टू बी लेट आउट. The choice of which property to choose self occupied is up to the taxpayer. तो अभी देखो, अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी, सपोज मेरे पास 4 हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, 4 हाउस प्रॉपर्टीज, तो अभी क्या है, अभी सबका वैल्यूएशन अलग होगा, सबकी वैल्यू अलग निकल के आएगी, तो वो मेरे ऊपर है, मैं किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं और किसको रेंटेड मानूं, ठीक है, लेकिन मुझे अलाउ कितना है, एक, मतलब 2019-20 से पहले, ठीक है, तो मैं उन चारों में से किसी एक को मैं ये बोलूंगा कि हाँ ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बाकी तीनों हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है, इनका टैक्सेशन होगा, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो एग्जेम्प्टेड होगी, टैक्स पे होगी, ठीक है, लेकिन एक को ही मेरे अलाउ था पहले, लेकिन अभी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड ऑनवर्ड्स. हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है, सर बताओ क्या प्रॉब्लम है. कौन था. ऑक्युपाइड क्या होता सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मैं सेल्फ है ऑक्यूपाइड. सर? हाँ, उसकी कैसे होती है? मैसेज करो, मैसेज करो, उसमें होता है, मतलब वॉइस कितने क्लियर नहीं है, परसेंट मिलता आस्था है उसमें वॉइस आता है? क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, मैसेज करो, बिल्कुल वॉइस क्लियर नहीं है तुम्हारी, ठीक है. बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मैं खुद अगर खुद अपना यूज कर रहा हूँ उस प्रॉपर्टी को, या मेरे फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, दैट मींस दैट प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है. ठीक है, तो आप मैसेज करो आस्था. कर दिया। कर दिया, ओके ओके, देख लेता हूँ, सिस्टम तो साथ नहीं दे रहा है. हाँ बिल्कुल, टैक्स इसमें एक, मतलब मैंने जैसे बताया, अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो वो उसको वहाँ पर वो टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है, वो चीज़ हम लोग अभी अभी आगे डिस्कस करेंगे, कब कितना टैक्सेबल होगा या कितना टैक्स फ्री होगा, कितना एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है. अभी ये बस जान लो कि अगर आपको कंसीडर एक ही हाउस प्रॉपर्टी 2019-20, तो यहाँ पर से पहले, यानी कि यहाँ पर आपको जब भी क्वेश्चन आए तो देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के पहले का तो नहीं असेसमेंट करना है, अगर पहले का करना होगा तो केवल एक अलाउ है, और अगर बाद का करना है तो दो अलाउ है. जैसे आगे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 एंड ऑनवर्ड्स the benefit of considering houses as a self-occupied has been extended to 2 houses. तो ये बढ़ा दिया गया, कितना, अभी लिमिट बढ़ा दी गई, 2 हाउसेस, दो हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड शो कर सकते हो, दिखा सकते हो. नाउ अ होम ओनर कैन claim his 2 properties as a self-occupied and remaining house as a let out for in, income tax, remaining house as let out for income tax purposes, ठीक है. मतलब कि जैसे जो मैंने बताया था, जो कि आप खुद को मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज अभी अब फाइनेंशियल ईयर 19-20 से आपको अलाउ है, आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह दिखा सकते हो, और वो आपके लिए टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है. आगे बात करते हैं, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी. अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज रेंटेड फॉर द होल और पार्ट ऑफ ईयर इज कंसीडर्ड एज considered a let out house property for the income tax purpose.
हाउस प्रॉपर्टी विच इज रेंटेड फॉर, मतलब अगर वो पूरे टाइम पे या कुछ टाइम पीरियड के लिए रेंटेड है तो वो कंसीडर की जाएगी लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह, और उसका इनकम टैक्स आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है। बाकी अगर जैसे पहले बताया था, अगर जो है 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है फिर भी आप उसको उसकी आप वैल्यू निकालोगे फॉर टैक्सेशन पर्पस। ठीक है। बेसिस ऑफ चार्ज section under section 22, income from house property shall be taxable under this head if following conditions are satisfied। क्या क्या conditions होनी चाहिए? एक second, हाँ। The house property should consist of any building or land apartment thereto। ठीक है, वहां पर कोई बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। द टैक्स पेयर शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी टैक्स पेयर है वो ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का। एंड थर्ड कंडीशन इज द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड बाय द टैक्स पेयर। तो आप तीन चीजें हैं, हाउस प्रॉपर्टी होनी, बिल्डिंग कोई होनी चाहिए, कोई अपार्टमेंट होना चाहिए, या फिर दूसरी चीज है या ओनर, ठीक, जो टैक्स पेयर है वो ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का। एंड थर्ड कंडीशन इज कि जो है आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन वहां पर नहीं कर रहे हो जो भी प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो आप उसको, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप उस उस इनकम को, उस प्रॉपर्टी को आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको दिखाना पड़ेगा। टैक्सेशन आपका यहीं पर होगा। और ये आपका पूरा फॉर्मेट है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किस तरह से आपको कैलकुलेट करनी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है। वो कैसे करते हैं अभी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू जो कैलकुलेट करने पे आएगी वो यहाँ पर आप उसको एंट्री कर दोगे। उसके बाद उस अमाउंट में से आपको लेस क्या करना है? म्यूनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस होंगे वो आप यहाँ पर माइनस कर दोगे। उसके बाद निकल के आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से फिर हम वापस फिर डिडक्शंस करने होंगे अंडर सेक्शन 24A। जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% एट द, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वो हमें डिडक्ट करना है। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर उस हाउस प्रॉपर्टी पे मैंने कुछ लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो उस पे जो भी इंटरेस्ट लग रहा है या उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो, ठीक है, या रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए उस प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी मैंने लोन ले रखा है, तो वहां जो भी मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो यहाँ पर मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा, जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट होगा अंडर सेक्शन 24B। तो वो दोनों अमाउंट मैं यहाँ माइनस कर दूंगा नेट एनुअल वैल्यू में से, और फिर जो है जो अमाउंट निकल के आएगा वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस तरह से कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। तो अभी बाकी चीजें तो समझ में आ रही होंगी, बस ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। देखते हैं कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखना। द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें दी गई है, देखिए ए और बी, ये दोनों में जो हायर वैल्यू होगी वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। अभी पहले देखते हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? द सम ऑफ विच प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट आउट फ्रॉम द ईयर टू ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। expected rent shall be higher of municipal valuation and or fair rent of the property subject to maximum of standard rent। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो दोनों म्यूनिसिपल वैल्यू ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा, फेयर रेंट दिया होगा और स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा, ये तीन चीजें दी हुई होंगी। म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, वो वैल्यूएशन, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, और फेयर वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। इसको फेयर रेंट या फेयर वैल्यू एक ही चीज है, फेयर रेंट वैल्यू भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कहीं कहीं पर इसको फेयर वैल्यू भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, मतलब आपको फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करना होता है, दोनों में जो हायर अमाउंट हो उसको लेना है। ठीक है, मगर यहाँ पर ये भी दिया गया सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन वो अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
सपोज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन किया उस हाउस कोई हाउस प्रॉपर्टी का वो है 10,000 10,000 रुपीज, ठीक है। फेयर रेंट आपका 12,000 रुपए है और स्टैंडर्ड रेंट आपका 11,000 है, ठीक है। तो अभी मैंने म्यूनिसिपल वैल्यू यानी 10,000 और फेयर वैल्यू यानी 12,000 में कंपेयर किया तो मेरा फेयर वैल्यू ज्यादा मुझे दिख रहा है 12,000 रुपए, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट तो 11,000 ही है। तो मैंने यहाँ तो बोल रखा है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, मतलब स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 11,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 12,000 निकल के आ रहा है। तो मैं मेरे लिए जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा वो होगा 11,000 रुपए, क्योंकि 11,000 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा एक्सपेक्टेड रेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। आया समझ में कि फिर से समझाऊं? थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, आ रहा है समझ में कि नहीं? बस यही समझ लो, ये पूरा हाउस प्रॉपर्टी हो गया तुम्हारा, और कुछ नहीं करना है इसमें। अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट आपका निकल के आ गया उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस यही काम आ रहा है करना है। सर। आ रहा है ना? म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट आपको दोनों में कंपेयर करना है, दोनों में जो जो हायर अमाउंट है, लेकिन वो अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है तो मैं स्टैंडर्ड रेंट लूंगा, अगर स्टैंडर्ड रेंट से कम है तो वो कम अमाउंट लूंगा, ना कि स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, सिंपल इसको मैं कर देता हूँ, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू दोनों में कंपेयर करना है, हायर अमाउंट को लेना है, उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है, जो भी कम अमाउंट हो वो रख देना है। ये एकदम सिंपल है, ठीक है, करना ये काम है, ठीक है। इसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के बाद अभी हम लोग अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ये और आसान हो जाएगा, ठीक है, और समझ में आने लगेगा। अभी बात करते हैं बी की, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। अनरियलाइज्ड रेंट यहाँ पर आपको माइनस करना है, बट बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है। लॉस यहाँ पर देखिए, अनरियलाइज मतलब कोई रेंट है जो अनरियलाइज नहीं कर पाया या फिर वैकेंट होने की वजह से वो जो है वो रेंट नहीं मिल पाया, तो वो सारी चीजें भी तो माइनस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें माइनस करने के बाद जो भी रेंट आ रहा है और कैसे माइनस करना है वो आगे हम लोग प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। अभी मैं वो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो जो भी रेंट यहाँ पर निकल के आ रहा है वो और एक्सपेक्टेड रेंट जो मैंने पहले कैलकुलेट किया वो दोनों में कंपेयर करना है, जो भी हायर अमाउंट होगा दैट अमाउंट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बस यही कैलकुलेशन है पूरा हाउस प्रॉपर्टी में, और कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है आपको। बस ये अगर वैल्यू निकल के आ गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसके बाद बस म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करना है और डिडक्शंस, और बाकी कोई काम नहीं करना है। तो ये सबसे जो इजिएस्ट टॉपिक है, ठीक है, सबसे आसान जो टॉपिक आपका है इस पेपर में वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और यहाँ पे एक दूसरी चीज ये है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सा हाउस प्रॉपर्टी आपके लिए टैक्सेबल है, कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कौन सा लेट आउट है, वो सारी सारी चीजें भी करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं, कैलकुलेशन केवल इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रॉस एनुअल सैलरी। ये कौन आ जा रहा है आज? मैंने अभी तक लोग आ रहे हैं यहाँ पर, अभी आके क्या करेंगे? हाँ, तो अभी हम लोग डिडक्शंस की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया म्यूनिसिपल टैक्सेस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, ये सारे डिडक्शंस इधर देने होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस की। म्यूनिसिपल टैक्सेस इंक्लूडिंग सर्विस टैक्सेस levied by any local authority in respect of house property is allowed as a deduction if tax are borne by the owner and taxes are actually paid by him during the year, ठीक है। टैक्स जो भी टैक्सेस हैं, जो भी